इमरान खान साहब कुल 14 केसेस में जो है वो आज इस्लामाबाद में पेश होंगे। इमरान खान साहब को खुद भी इस बात का शक है कि आज उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इमरान खान साहब का जो कौम से खिताब, उन्होंने कहा ये 2 और केस हैं जिनमें ये पूरी कोशिश करेंगे मुझे अंदर करने की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुतअद्दिद झूठी FIRs का चीफ जस्टिस को इल्म था। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए हाजिर होने की इजाजत नहीं दी और बायोमेट्रिक तस्दीक से भी इस्तिस्ना नहीं दिया। वी हैव सेंट अ रिप्रेजेंटेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट टू डिमांड एन इंक्वायरी इनटू द अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ एंड एसेट्स ऑफ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा एंड हिज फैमिली मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के केसेस की एक लंबी चौड़ी आज एक फहरिस्त है जिसके अंदर उन्होंने आज कोर्ट के अंदर पेश होना है और इमरान खान साहब को खुद भी इस बात का शक है कि आज उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये शक उनके अपने अंदर भी है। इस्लामाबाद के अंदर तो मुख्तलिफ चमगुइयाँ चल रही हैं, मैं उसको फिर भी मैं इतना कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब खुद ये बात कह रहे हैं, कहाँ कही है उन्होंने बात, आज उन्होंने कौम से खिताब किया है और उसके अंदर उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसको एवेल्यूएट करते हैं। आज एक्चुअली बड़ी लंबी उन्होंने एक तकरीर की अपने तमाम केसेस के हवाले से, एक एक करके अपने तमाम केसेस के हवाले से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखा है। तो ज़रा उसको थोड़ी देर में ज़रा एवेल्यूएट करते हैं कि अब वो कह क्या रहे हैं और उनका मौक़िफ़ इस सिलसिले में क्या है और किस हद तक इस बात का इम्कान है कि क्या आज वाकई इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले ज़रा जल्दी से मैं मईशत के हवाले से आपको ये ख़बर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट, इजहार आमादगी का ख़त जो है वो लिख दिया है और उसके अंदर आइंदा 3 से 4 रोज़ में $1 अरब की किस्त मौसूल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसमें जो लेटर ऑफ इंटेंट जो भेजा गया है उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा और सरकारी इदारों में इस्लाहात करेगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी नहीं देगा और कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि तजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट कर्ज दरख्वास्त पर गौर करेगा और बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की केस 3 से 4 रोज़ के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब जाने वाले हैं और सऊदी अरब के अंदर उनकी बड़ी कोई अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले भी जब मुशर्रफ दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एग्ज़ाइल लिया था तो तब भी वो सऊदी अरब भी गए थे और उसके बाद जब इनकी वापसी हुई थी पाकिस्तान के अंदर तो तब भी सऊदी अरब ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर से नवाज शरीफ साहब की चूँकि वापसी की बातें हो रही हैं तो इनका सऊदी अरब का जो दौरा है ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसमें यह भी बताया गया कि वहाँ पे उनकी बड़ी मुतअद्दिद मुख्तलिफ मुलाकातें भी जो हैं वो ड्यू हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब ने जो है वो अपना कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करना है नवाज शरीफ साहब की वापसी के अंदर, अगर ये वापसी होती है। वैसे फ़िलहाल जो मार्केट के अंदर एक आवाज़ आई हुई है वो 14 अगस्त की आई हुई है कि जी 14 अगस्त को जो है वो हो सकता है वापस आए। और बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मशरिक़ वुस्ता के से जो रिलेटेड न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसको ट्वीट और रिपोर्ट किया कि जी 14 अगस्त की डेट जो है वो सामने आ रही है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 31 चेयरमैन हैं कराची के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन लोगों ने जिनको बेसिकली फारिग कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उसमें से एक जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा जी मैंने 22 साल दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकिन हमारी रुकनीत जो है मनसूख कर दी गई। उन्होंने कहा बताया जाए कि क्या हाफिज़ नईम यानी कि जमात इस्लामी के जो मेयर के कैंडिडेट थे, क्या उनकी वजह से हमें शो कॉज नोटिस दिया गया है? हम जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को हरा कर इलेक्शन जीते हैं। चेयरमैन PTI से हमारी मुलाकात हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि किसी सूरत जमात के साथ नहीं जाएंगे। अली जैदी समेत रहनुमाओं ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ नहीं जाएंगे। हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से हुई है। इसके अलावा अहमद नूरानी जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में नहीं होते, उनकी जानिब से ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं, एक लॉयर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा टुडे ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट जर्नलिस्ट अहमद नूरानी वी हैव सेंट अ रिप्रेजेंटेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट टू डिमांड एन इंक्वायरी इनटू द अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ एंड एसेट्स ऑफ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा एंड हिज फैमिली मेंबर्स। An immediate inquiry into the former Chief of Army Staff General Bajwa's unexplained assets and wealth, as well as the assets and wealth of his family, is necessary in the public interest.
तो ये उनकी जानिब से अहमद नूरानी ने जो है वाया ईमान मज़ारी ये जो है वो वफाकी हुकूमत से कहा है कि जी आप इसकी तहकीकात करें। मुश्किल ही लगता है कि इसके ऊपर जो है वो मौजूदा हुकूमत कोई परछन निकालेगी, मुझे नहीं लगता। अच्छा जी, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से गैर जानिबदारी और शफाफियत के लिए तोशाखाना केस की समाअत करने वाले बेंच से अलग होने की दरख्वास्त कर दी है। अच्छा, ये इसमें पहले मैं ज़रा बता दूं कि इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है, फिर ज़रा मैं इस पर एनालिसिस देता हूँ। बैरिस्टर गौहर खान के ज़रिए दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुकदमे में अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, लिहाजा जस्टिस आमिर फारूक से शफाफ समाअत और बेंच की गैर जानिबदारी बरकरार रखने और इंसाफ तक रसाई के लिए बेंच से अलग होने की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने से कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने मुकदमात पर कई कानूनी और आइनी सवालात उठाए हैं। बेंच को जिन मुकदमात का फैसला करना है इन मामलात की मिसाल नहीं मिलती और इसके नताइज दूर रस हैं, इसलिए गैर जानिबदारी नज़र भी आनी चाहिए। इस बात का पुख्ता यकीन है कि मज़कूरा बेंच मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना फैसला नहीं कर सकता। गैर माकूल वजूहात की बिना पर इंसाफ तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम किया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुतअद्दिद झूठी एफआईआर का चीफ जस्टिस को इल्म था। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए हाजिर होने की इजाज़त नहीं दी और बायोमेट्रिक तस्दीक से भी इस्तिस्ना नहीं दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथे से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार नहीं देना भी खिलाफ कानून फैसले का मुंह बोलता सबूत है। चीफ जस्टिस ने एक अहम केस का फैसला बगैर किसी जवाब के वेबसाइट पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं दी। इसमें कहा गया है जी हाल में एक जज के सिक्योरिटी खदशात पर जमानत की दरख्वास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ने केस की समाअत से मौजरत कर ली। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की कार्रवाई से इन मसाइल पर गैर जानिबदारी से गौर करने की सलाहियत पर संगीन सवालात उठेंगे। इंसाफ गैर जानिबदारी के असूल और कानूनी तर्ज अमल का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मुकदमात की समाअत से अलहदगी इख्तियार करें। दरख्वास्त है कि मुकदमात को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। तो ये दरख्वास्त जो है जमा करवाई गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये जो तोशाखाना केस है इसकी एलिजिबिलिटी के हवाले से मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो है वो फैसला महफूज हो चुका है कि क्या ये केस जो है वो आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। तो उससे पहले ही जो है वो इमरान खान साहब ने जब ये सारा कुछ हो गया है और इस सिलसिले में आर्गूमेंट सुने जा चुके हैं और अब ये चीफ जस्टिस के इस बेंच ने ये फैसला देना है कि क्या ये केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, उससे पहले ही जो है इमरान खान साहब ने कर दिया। नॉर्मली इस स्टेज के ऊपर गैर जानिबदारी और या जानिबदारी का जो है वो सवाल नहीं उठाया जाता, ये केसेस के शुरू में उठा लिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पे जब फैसला महफूज हो चुका है उसके बाद जो है और अब ये किसी वक्त भी सुनाया जाने वाला है, तो तब उससे पहले जो है चीफ जस्टिस की जानिबदारी के ऊपर सवाल उठा दिया गया है। अब मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसको मेंटेनेबिलिटी इसकी आ जाती है कि हाँ जी ठीक है तोशाखाना का केस जो है वो सुना जा सकता है, तो इस बेस के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी अपील फाइल कर सकेंगे कि देखें जी मैंने तो पहले ही चीफ जस्टिस के बारे में कहा था कि मुझे उनकी जानिबदारी गैर जानिबदार वो नहीं है, तो मैंने उनकी जानिबदारी के ऊपर जो है सवाल उठाए थे। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 10 मुकदमात के मामले में पेशरफ सामने आई है। चीफ कमिश्नर ने ज़िले कचहरी में मुकर्रर समातों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इमरान खान साहब कुल 14 केसेस में जो है वो आज इस्लामाबाद में पेश होंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत भी जो है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में होगी। तो ये बहुत लंबे चौड़ी एक लिस्ट है इमरान खान साहब के केसेस की जिसमें उन्होंने पेश होना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की कोयटा में वकील के कत्ल से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो आज वो भी इस केस की समाअत करेगा और ये कल इमरान खान साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। तो इसके अलावा अब आज ज़रा इमरान खान साहब का जो कौम से खिताब था। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि बड़ा लंबा चौड़ा ये खिताब था। इसके अंदर इमरान खान साहब ने किया क्या कि अपने ही रिलेटेड जो केसेस थे, जो उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बने हुए हैं, उसमें ख़ुद ही उन्होंने बताया कि ये केस क्या बना हुआ है, ख़ुद ही उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी मेरा इसके अंदर ये मौक़िफ़ ये है और ख़ुद ही उन्होंने अपने आप को जो है वो उसमें बेगुनाह भी साबित कर दिया। तो उन्होंने कहा ये सारे केसेस जो मेरे पे मेन केसेस जो बड़े बड़े बने हुए हैं, तोशाखाना हो गया, मलिक रियाज वाला, वो अलकादिर ट्रस्ट वाला हो गया, तो इस तरह के ये जितने भी केसेस हैं उसके ऊपर उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने सबसे आखिर में ख़ुद ये बात कही है कि जी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बात कही है।
सबसे पहले जो स्टार्ट में एक तो उन्होंने स्वीडन में जो एक वाक़या पेश आया है उसकी उन्होंने मजम्मत की, उस पर अपना इजहार ख्याल किया। दूसरा फिर उन्होंने कहा जी दुबई में मीटिंग होती है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर इकट्ठे हुए कि बंदर बांट पाकिस्तान की जाए, सिंध को उससे दे देंगे, कराची इसका, सेंट्रल पंजाब में कोई और आ जाएगा, जो नई पार्टी बनी है उसको भी कुछ सीटें मिल जाएंगी, फजल रहमान को पख्तूनख्वा में दे देंगे, तो एक खिचड़ी पक जाएगी। ये सारी बंदर बांट दुबई में हो रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कैसे आप बाहर रख सकते हैं, उनको ड्रोने ख्वाब आते हैं कि इमरान खान वापस ना आ जाए, उसको कैसे आप जेल में डालना है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी आज 17 से 18 यानी कि आज मंगल वाले दिन जो है 17 से 18 बेलें हैं, एक कैंसिल होगी तो मैं जेल चला जाऊंगा। इसके बाद फिर अदालत में मेरा चक्कर है 2 दिन बाद, तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे जेल में डालने का। मैं ये चाहता हूँ पहले आप समझ जाएं ये कौन से केसेस हैं। अब यहाँ से जो है वो खान साहब के केसेस का जो है वो आगाज़ होता है। उन्होंने कहा जी मैं आपको सिर्फ 7 केसेस का बताना चाहूँगा, टोटल 7 का, जिसमें ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि उन्होंने कहा ताकि मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है, उन्होंने एकदम मीडिया में पकड़ना है और शोर मचा देना है कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई या उसने कत्ल कर दिया किसी वकील को। तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि वो 7 केसेस आप समझ लें। तो उन्होंने कहा मुझ पर 170 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन वो केसेस हैं क्या, मैं शुरू करता हूँ कोयटा के केस से, वो जो वकील का कत्ल हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी कत्ल होता है एक वकील का 6 जून को 10:30 बजे, 11:30 बजे पुलिस में रिपोर्ट होता है, 2:27 पर शहबाज शरीफ का मुशीर बयान देता है, अताउल्ला तारड़ की बेसिकली बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस वकील को कत्ल किया है। उसके बाद वकील के बेटे को पुलिस उठाकर ले जाती है, 12 घंटे से ज़्यादा उसको अपने पास रखती है, और वो अगले दिन जाकर कहता है कि इमरान खान इस कत्ल में मुलविस है। लेकिन वकील की दूसरी बीवी कहती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया है उसको। जब एक फैमिली में दुश्मनी होती है और पहले ही वज़ीर आज़म का मुशीर कह देता है कि इमरान खान ने कत्ल किया है, अभी तो तफ्तीश भी नहीं होती, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें कोयटा हाई कोर्ट में सुना भी नहीं गया। खैर वो और वजूहत हैं, इसका भी हमें पता है कि इसके पीछे क्या है। फिर वो कहते हैं जी कोई उनको शर्म नहीं है कि इस तरह के केसेस बनाते हुए सारी कौम को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो कम से कम वैसे ये वाला केस जो है ना, ये कोयटा वाला, ये मैं खुद खान साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि मुझे भी जो है ना काफ़ी एक वीक केस लगता है। लेकिन खैर ये तो केस चलेगा तो फिर आगे पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना, बहुत से झोल हैं इस सारी चीज़ के अंदर कि आप डायरेक्टली इसको किस तरह इमरान खान साहब के साथ जोड़ेंगे। ये बिल्कुल इसकी कुछ हद तक बातें जो है ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला वो जो केस था, ये कुछ हद तक उससे ही मुशाबिहत रखती है ये पूरा मामला भी जो है। आगे चलें। उसके बाद ये कहते हैं कि जी आगे केस है 9 मई का। अब ये 9 मई के केस के बारे में कह रहे हैं, जो मजलूम होता है, जिस पर जुल्म होता है, उसको जब जेल में डालते हैं तो मेरे ऊपर केसेस की बारिश हो जाती है। 9 मई के बाद मेरे ऊपर 25 केस हो गए हैं, कहीं पर भी कुछ हो मेरे ऊपर केस हो जाता है, और इमरान खान के कहने पर हुआ है। इमरान खान जेल में बंद था और जो जुल्म हुआ वो इमरान खान से हुआ है। मैं रजिस्ट्री ऑफिस हाईकोर्ट में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास बेल थी, किसी सूरत वहाँ कोई पकड़ नहीं सकता था, सिर्फ पुलिस नहीं, रेंजर्स कमांडोज आए मुझे उठाने के लिए, एक दहशत गर्द की तरह मुझे लेकर गए, कोई शर्म नहीं आई, किसी ने आज तक बात नहीं की किस कानून के तहत पकड़ कर ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया उसने उसको गैर कानूनी करार दिया। अब मैं सवाल पूछता हूँ, कोई जवाब देने वाला है? बड़ा शोर मचा। एसपीआर साहब ने कहा कि फ़ौज की तौहीन हो गई। पहले मुझे बताएं कि किसी और की भी इज्जत है इस मुल्क में? एक आदमी 50 साल से दुनिया मुझे जानती है, क्रिकेट की वजह से जानती है, किसी और पाकिस्तानी को दुनिया ने नहीं जानती जो आज मुझे जानती है। फ्रांस में एक लड़के को पुलिस ने गोली मारी, अभी तक फ्रांस जल रहा है, 1000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ जल गई, नेशनल क्राइसिस आ गया, पुलिस माफ़ी मांग रही है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज़ाद लोग हैं, आज़ाद लोगों के हुकूक होते हैं, लोग निकले कि कैसे गोली मार दी, और यहाँ 16 लोगों का आज तक टीवी पर नाम ही नहीं लिया जा रहा। खान साहब आप नाम ले दें, 16 लोग कौन है बताएं, वो कौन से 16 लोग हैं जिनको कत्ल किया गया है? आप यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। अच्छा, अब आगे फिर वो कहते हैं जी बस जी बिल्डिंग जल गई, बिल्डिंग जल गई। बिल्डिंग भी जब जली तो उसके ऊपर आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए, मेरे पास सबूत हैं, ओपन टीवी पर टेलीवाइज किया जाए, मेरे पास सबूत आ गए, मैं साबित करूंगा ये सारा प्री प्लांटेड था। तो पहले वैसे खान साहब इसके ऊपर कहते थे कि जी मुझे किसी ने बताया कि ये सारा कुछ प्लांटेड था। अब ये कह रहे हैं मेरे पास सबूत आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर 2-4 पॉइंट्स हैं। ये खान साहब ये जो कह रहे हैं ना कि जी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और 9 मई के वाक़यात जो है मेरे पर डाल दिया गया। वैसे बाय द वे ये रज़ा मेहदी को जो है ना, जो इन्होंने वो जो मेहदी है जिसको अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसको इंटरव्यू देने के दौरान इन्होंने कहा जी मुझे कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया गया। इन्होंने वहाँ पे डंडी मारी, मैं इसको कल अपनी वीडियो के अंदर मेंशन करना भूल गया था। इन्होंने एक्चुअली कहा कि मुझे कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया गया, मतलब वो भी जाहिर बात है, वो बाहर का एंकर था, उसको तो पता नहीं इस बात का, उसको नहीं बताया कि मुझे रजिस्ट्री से गिरफ्तार किया गया। एक बात। दूसरी बात ये
कि 9 मई के जो वाकयात हैं, जिस तरह मैंने पहले वाले केस के वकील वाले केस की बात की थी, यहां पे थोड़ा सा एक फर्क है। यहां पे इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर इंप्लीकेट किया जा रहा है कि एक्चुअली 9 मई के वाकयात की प्लानिंग पहले से हुई थी कि हमने यहां जाना है, यहां जाना है, ये करना है, ये करना है। इस चक्कर में इमरान खान को इंप्लीकेट किया जा रहा है। ये तो फैक्ट है, ही वॉज फिजिकली नॉट देयर, वो तो अरेस्टेड थे, अंदर थे। जाहिर बात है वो कोई बाहर जाके खुद तो आग नहीं लगा रहे थे, लेकिन जिस चीज की वजह से इमरान खान साहब के साथ नाता जोड़ा जा रहा है, जो परवेज खटक साहब ने कहा, परवेज खटक साहब का ये बयान सामने आया है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी फुड़की थी, और उन्होंने परवेज खटक साहब के खिलाफ जो है वो सारी ट्वीट्स वगैरह परसों की थी, वो इस वजह से की थी कि परवेज खटक साहब ने कहा था कि 9 मई के वाकयात जो हैं वो पहले से प्री प्लान थे। अब ये परवेज खटक की बहुत बड़ी गवाही है। खैर और भी लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब का एक्चुअली ये वाला लिंक बनता है, जो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर ये प्रूफ हो गया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो फ्रांस वाली इन्होंने बात की है कि जी देखें लोग अपने इसके लिए, तो लोगों ने तो बाहर निकल के वहां पर गुंडागर्दी की है, मतलब बिल्डिंग्स को आग लगा दी, लोगों की इमारतों को लूट लिया, घरों को लूट लिया, ये सारा कुछ जो हुआ है, तो आप उसको फिर क्या मतलब उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है? कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ हो, उसका हल जो होता है वो लॉलेसनेस नहीं होती। सो इसीलिए आप एक जगह 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको जस्टिफाई भी करते हैं। यही तो आप डंडी मारते हैं बेसिकली, कि आपकी बातों से पता लगता है कि आप सही तरह उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। आपके दिल में किसी किस्म का कोई मलाल नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि जी गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ 9 मई को वो गलत हुआ। आप आज भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी बुशरा बेगम के ऊपर केस डाल दिया। क्या है वो, उसके गांव वो कभी गई भी नहीं। इसके गांव में 20 साल बाद एक जगह सड़क बन गई है, एंटी करप्शन का केस उस पर कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये कि इनका ये कहना है कि जी उनके गांव के अंदर एक सड़क बनी है और उसका इल्ज़ाम जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर डाल दिया। इसमें भी पहली बात तो ये कि 20 साल से अगर सड़क नहीं बनी थी तो बुशरा बीबी के या आपके हुकूमत में आने से एकदम सड़क बन गई, तो ज़ाहिर बात है लोग सवाल तो करेंगे। लेकिन बात यह है कि बहुत से हमारे सियासतदानों ने इस तरह की हरकतें की हुई हैं, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी को आप डायरेक्टली इसके अंदर किस तरह इम्प्लीकेट करेंगे, किस तरह उनको डायरेक्टली इसके साथ इसके ताने बाने जोड़ेंगे। आपको इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की गवाहियाँ चाहिए होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं जी मेरी छोटी बहन उज़मा, उस पर और मुझे बीच में डाल दिया कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने उसको बड़ी सस्ती ज़मीन दिलवा दी, और ये इतने डफर्स हैं कि कहा कि 6 अरब की ज़मीन उसको दिलवा दी। इनको इतना नहीं पता कि वो चेक से उसको पैसे दिए हैं। पहला चेक उसने 25 अप्रैल 2022 को दिया है, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था, और दूसरा चेक दिया है 2 जून को, और कितने के चेक हैं, 6 करोड़ रुपए के। तो उसने तो चेक से पेमेंट की है, मेरे ऊपर केस डाल दिया कि मैंने वज़ीर आज़म होते हुए उसको जोर लगाकर उसको फेवर किया है। ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये भी अगर तो खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो ठीक है, फिर ये भी बड़ा हल्का केस है। उन्होंने कहा जी अगला केस, 2 और केस हैं जिनमें ये पूरी कोशिश करेंगे मुझे अंदर करने की। ये नैब के केसेस हैं, एक है अलकादिर का जिसमें उन्होंने मुझे पकड़ा था, और दूसरा है तोशा खाना का। ये 2 केसेस इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा अलकादिर का केस क्या है, ये गौर से समझ लें। एक काबीना फैसला करती है, काबीना के सामने एक फैसला आता है कि अगर मलिक रियाज फैमिली और इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी, उनके बीच में एक फैसला होता है, उनके बीच में एक प्राइवेट फैसला होता है। वो ये कहते हैं, हमारी काबीना के सामने आता है कि अगर आपने उस फैसले को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सिर्फ काबीना से, अदालत से नहीं, अगर काबीना में कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे तो आप इंग्लैंड के अंदर सिविल केस आपको करना पड़ेगा, और 5-6 साल चल सकता है, और आपके ऊपर होगा कि आप साबित करना है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। हमें वहाँ काबीना के अंदर पहले भी बताया गया कि $100 मिलियन हम बैरून मुल्क केसेस के अंदर हार चुके हैं। हमारा बहुत बुरा रिकॉर्ड है बाहर केसेस का, और इसमें भी 5-6 साल लगने हैं, जबकि वो पैसा सीधा आ जाना था, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ जाना था, काबीना फैसला कर लेती। बाद में कहते हैं वो किसी और मद में जाना चाहिए था, वो पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए था। काबीना आज जाकर सुप्रीम कोर्ट को कह दे कि वो पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दे और हम साबित कर देंगे ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से है, तो आज भी कर सकते हैं। क्या चीज़ रोक रही है इनको, पैसा तो पाकिस्तान आ गया है। ये बिल्कुल वही बात है। ये मुझे खान साहब ने, जब मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एग्जैक्टली यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। लेकिन इसके अंदर 3-4 चीज़ों का ना झोल है। एक तो ये कि एक्चुअली वो जो पैसा था ना, वो जो फाइन हुआ था मलिक रियाज को, ये पैसे उसके अंदर जाके एडजस्ट हो गए। एक इशू ये था। दूसरा इशू इसके इस सारे मामले के अंदर जो आता है वो ये है कि अगर आपकी नज़र में वो पैसा वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का था, तो आप ये जो रूट आज की गवर्नमेंट को आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये आपने क्यों नहीं किया? आप सुप्रीम कोर्ट में चले जमा करवा देते। आपने, अगर आपके मुताबिक यूके की गवर्नमेंट की जानिब से, ये नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से कहा गया था,
तो बाद में जाके आप सुप्रीम कोर्ट को कह देंगे जी ये पैसा हमें देंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है और ये हम आप मलिक रियाज के खाते में ना उसको डालें, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा, आप खामोश रहे, आपने कहा जी ठीक है मलिक रियाज की तरफ से जा रहा है। तीसरी बात ये कि मलिक रियाज के हवाले से उनके ऊपर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं, ठीक है, आप ऐसे शख्स से वो जो ज़मीन है वो किस चक्कर में ले रहे हैं? 458 कनाल की जो ज़मीन है वो आपको किस चक्कर में ले रहे हैं? आपको मतलब चैरिटी के लिए आपको एट द एंड ऑफ द डे मलिक रियाज ही मिला था जिससे आपने ये ज़मीन लेनी थी। आप यहाँ पे मेरे ख्याल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को आवाज़ मारते पता नहीं कितने लोगों ने आपको पैसे दे देने थे। आपने मलिक रियाज से सब कुछ क्यों लिया? और उसके बाद वो हीरे की अंगूठी का चक्कर क्या है? जो ऑडियोज़ मुबैना ऑडियो सामने आई हुई हैं जिसके अंदर डिस्कशंस हो रही हैं कि जी बुशरा बीबी को ये वाली अंगूठी चाहिए तो वो वाली अंगूठी चाहिए, क्यों वो आपके लिए उन अंगूठियों का वो गुफ्तगू कर रहे हैं? तो इसलिए आपके ताने बाने बड़े सस्पिशियसली मलिक रियाज के साथ मिलते हैं। और कभी आपने इस तरह का कोई वाकया सुना है कि पूरी काबीना के सामने जो है वो सील्ड एनवलप्स के ऊपर जो है वो सिग्नेचर्स करवा लिए जाए कि बस आप सिग्नेचर कर दें, आगे आपने नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है या क्या नहीं है? ये जिसकी वजह से आपके लिए खतरनाक है। उसके बाद में ये तोशाखाना केस का जिक्र करते हैं कि जी तोशाखाना केस के अंदर जो है वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और मुझे कानून इजाज़त देता है कि आपने पहले 20% था, फिर बाद में 50, कह चुके हैं पहले भी ये कि जी 50% जो है वो आप पैसे जमा करवा दें, तो हमने तो 50% पैसे जमा करा दिए और मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तोशाखाना के अंदर इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो है अंडर वैल्यू का, कि आपने चीज़ों को अंडर वैल्यू शो किया। आपकी वो जो घड़ी भी है खाना काबा वाली, उसके बारे में भी यही है कि आपने एक्चुअली खातों के अंदर ये शो किया कि आपने बहुत सस्ती जो है वो बेची है, और जिसको बेचने का आप कहते हैं कि मैंने उसको बेची है वो इनकारी है कि जी मैंने तो नहीं खरीदी, और ना आपके पास इस सिलसिले में कोई प्रॉपर प्रूफ है जिसकी वजह से आपके ऊपर ये केसेस बनते हैं। तो इसलिए चंद केसेस के अंदर वाकई इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल में, और मुझे लगता है कि चंद केसेस जो हैं वो वाकई इमरान खान साहब के ऊपर गलत बने हुए हैं और वो बड़े वीक केसेस हैं। असल सारी सूरत हाल ये है। बहरहाल आज का दिल खान साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद वो ये फरमा रहे हैं कि मेरी बेलें हैं, एक बेल भी अगर कैंसिल हो गई तो मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ। अब देखें कि आज कोर्ट के अंदर क्या होता है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।